ये पूछा जाता है कि इतिहास जो है उसका प्रशासन में क्या प्रासंगिकता है या क्या प्रयोग है, तो क्या जवाब देना चाहिए? ये प्रश्न है कि प्रशासन में सिविल सर्विसेज के अंदर इतिहास की उपयोगिता क्या है। देखिए, सिविल सर्विसेज के लोगों को सोसाइटी को सर्व करना है और हिस्ट्री की उपयोगिता यह है कि इट मेक्स द सोसाइटी सिविल, इट मेक्स अ सिविक सोसाइटी. If you don't know the history, you do not know the roots, and if you do not know the roots, then how can you understand the taste of the fruit? कोई भी प्रॉब्लम जो आपके जीवन में है या फॉर दैट मैटर कोई उपलब्धि ही आपके जीवन में है, तो उसका एक अतीत है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं सुदूर अतीत में ही है. यदि आप उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो, या आप समस्याओं का निदान चाहते हैं तो आपको जड़ की पहचान विकसित करनी पड़ेगी. यदि आप अपने समाज की समस्या का समाधान चाहते हैं, राजनीति की समस्या का समाधान चाहते हैं, अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान चाहते हैं, समस्याओं को समझना पड़ेगा और समझने के लिए इतिहास की जरूरत है. यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वह एक प्रशासक को किस प्रकार से सपोर्ट करता है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति को इतिहास जानना चाहिए. यह जरूरी नहीं है कि वह इतिहास का विशेषज्ञ हो, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसके अंदर इतिहास बोध हो. यदि आप में इतिहास बोध है तो आप अपने आसपास मौजूद दर्जनों समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं. वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा होता है तो आगे बढ़ने के दौर में उसके सामने एक अंधेरा होता है, किधर जाएं उसे मालूम नहीं है. Then how can you decide? Your imagination can be the guiding factor, the illuminating factor. वो प्रकाश स्तंभ हो सकता है, लेकिन कल्पना निर्वात में विकसित नहीं होती है. कल्पना को भी अनुभव का आसमान चाहिए. वो अनुभव का आसमानी ज्ञान आपको इतिहास से मिलता है. सो हिस्ट्री इज अ लाइट फ्रॉम द बैक. वो आपको बताता रहता है कि किधर जाना और किधर नहीं जाना. इफ यू डोंट हैव अ हिस्ट्री, then you will have to go through the phase of the experimentation. ट्रायल के उस दौर में गलतियां ज्यादा होंगी, संसाधन ज्यादा लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा. और यदि आपके पास में पीछे की रोशनी है तो आगे का अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा. इतिहास बीत चुकी हुई घटनाओं का संकलन है. न तो उसके पात्र दोबारा आएंगे, न तो वो घटनाएं दोबारा घटेंगी. लेकिन यदि उसके अंदर मौजूद अनुभव की रोशनी का लाभ आपने उठाया तो समझो कि सूरज आपकी अगवानी करेगा, आगे का रास्ता आपका प्रशस्त होगा. आप ऐसे उदाहरण आसपास और अतीत के किसी भी खंड से उठा सकते हैं. बतौर उदाहरण लेकर समझो, 1870 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच का काल देखो. यूरोप के इतिहास में 75 वर्षों की वह अवधि ऐसी है जिसमें कि फ्रांस और जर्मनी, दो सबसे मुखर दुश्मन, एक दूसरे के सामने आते हैं. There were so many regions responsible for the World War I and World War II, but undoubtedly, yes, the animosity between these two countries was the most pivotal region. दोनों की दुश्मनी सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन युद्धों के पीछे.
दोनों समझते थे कि हम अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं दुश्मनी के रास्ते। पड़ोसी दुश्मन होता है, हमारे प्रभुत्व के लिए खतरनाक होता है, और हम अपने प्रभुत्व का प्रयत्न करें तो पॉसिबल है कि कामयाब हो जाएंगे। और इसमें अपना धन लगाया, अपनी ऊर्जा लगाया, अपना तमाम मिसडायरेक्टेड इंटेलेक्ट लगा दिया, और अंत में क्या निकला परिणाम? पहले प्रथम विश्व युद्ध में बर्बाद हुए। उतनी बर्बादी भी इनकी बुद्धि के काम ना आई तो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुए। और 2 विश्व युद्धों की बर्बादी के बाद जब उनको ये बात समझ में आई कि पड़ोसी की दुश्मनी जानलेवा होती है, दोनों के लिए जानलेवा होती है, तो उसके बाद वो ECSC की ओर मुड़े, फिर EEC की ओर मुड़े, फिर वही यूरोपियन कम्युनिटी के रूप में डेवलप हो गया, और उसकी अगली कड़ी के तौर पर यूरोपीय यूनियन आ गया। आज जर्मनी और फ्रांस 2 सबसे निकटतम सहयोगी देश हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर। सीमाएं उदार हो चुकी हैं। आप चाहें तो जर्मनी से अपनी यात्रा आरंभ करके मॉर्निंग वॉक के लिए फ्रांस जा सकते हैं। जो 2 देश एक दूसरे के प्रचंडतम दुश्मन थे, वो दुश्मनी अभी भी इंडिया और जापान में और इंडिया और चाइना में नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में भी अभी उतनी प्रचंडता नहीं आई है दुश्मनी की। लेकिन हम जब इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करते हैं, और उसी समय हमारे सामने में जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी के बुरे परिणाम, और बुरे परिणाम के बाद में अच्छे परिणामों की खोज में यूरोपीय यूनियन की ओर मुड़ने की कहानी मालूम है, तो हम शायद आगे बहुत लंबे समय तक गलतियों के मार्ग पर चलने से बच जाएंगे। यदि हमारे पास इतिहास नहीं है तो हम प्रयोग करके, गलतियां करके अपनी गलतियों के अनुभव से सीखेंगे, और इतिहास है तो हम दूसरे के अनुभव की गलतियों से सीखेंगे। जब दूसरे के अनुभव की गलतियों से आप सीख लेते हैं तो आप गलतियां कम करते हैं, और यही इतिहास बोध है। अब इस तरह के उदाहरण आप दर्जनों और खोज सकते हैं। क्यों कोई देश टूट जाता है, और टूट जाता है तो कैसे वह देश पराजित हो जाता है, कैसे हमारा समाज आपस के कलह का शिकार होता है तो सामाजिक विसंगतियां पैदा होती हैं, समाज पिछड़ापन का शिकार होता है, राजनीति उसकी सरांध का शिकार हो जाती है, उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है, लोगों का जीवन स्तर पिछड़ जाता है। और यदि हम ऐसी स्थिति में हैं तो हम पर किस तरीके से बाहर के लोग आकर प्रभुता स्थापित कर लेते हैं, और उसके बाद वह किस प्रकार का शोषण और भेदभाव हमारे साथ करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटिए तो कम से कम भारत में इसके उदाहरण आपको 5-6 बार मिल जाएंगे। अब सीख सकते हैं उससे। यदि आप उससे सीखेंगे तो आप गलतियां करने से बच जाएंगे। यदि आप नहीं सीखेंगे तो मार्क्स ने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो इतिहास रिपीट करेगा, एग्जैक्टली उसी रूप में रिपीट नहीं करेगा। बात इतनी ही है कि विखंडन का इतिहास आपको विखंडन के मार्ग पर चलने से रोकता है, लेकिन चलना तो आप ही को है। यदि आप चलेंगे नहीं तो इतिहास अकेला आपकी दशा को ठीक नहीं कर देगा। आपको इतिहास से अनुभव लेकर अपनी दिशा को प्रशस्त करना है, ताकि आगे के काल में उपलब्धियों से परिपूर्ण जीवन हो सके। अब आप उदाहरण चाहे और भी जहां से खोजना चाहे